Bismillahirrahmanirrahim. We are about to start a new lecture. Our next lecture or today's lecture is on topic number 2 of the chapter number 1, which is elements and valency. So first we will clear the point of the elements. Element होते क्या हैं, element लिखते कैसे हैं, elements को किस तरह से आइडेंटिफाई किया जा सकता है. आफ्टर दैट वी विल स्टडी द टॉपिक ऑफ द वैलेंसी के वैलेंसी क्या चीज़ है, वैलेंसी कैसे लिखी जा सकती है. इस पे आपको एक वीडियो भी दिखाई जाएगी एट द एंड ऑफ द लेक्चर. So in early ages, only 9 elements carbon, gold, silver, tin, mercury, lead, copper, iron, and sulfur were known. Okay, so for this, ये वाली line is really very important कि सबसे शुरू में at the early stage or the early age सिर्फ 9 elements थे. वो 9 elements कौन कौन से थे? तो वो हैं कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, मर्करी, लेड, कॉपर, आयरन एंड सल्फर. इन सब के नाम आपको याद होने चाहिए और एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर इन सब के सिंबल भी हमें याद हो जाएंगे. सिर्फ ये 9 elements थे जो नोन थे. एट दैट टाइम इट वाज कंसिडर्ड द एलिमेंट्स वर the substance that could not be broken down into simpler units by the ordinary chemical process. जब सिर्फ 9 एलिमेंट अर्ली एजेस पे जब सिर्फ 9 एलिमेंट्स जो है वो डिस्कवर किए गए थे या आइडेंटिफाई किए गए थे, उस टाइम पे इन्हें कंसिडर किया जाता था कि ये सिर्फ एक सब्सटेंस है जो फर्दर और ब्रोकन डाउन टूट नहीं सकते सिंपलर यूनिट के अंदर. किसी भी नॉर्मल केमिकल प्रोसेस है, मतलब कोई भी मैं केमिकल प्रोसेस कोई भी केमिकल में इसके अंदर ऐड करूं और कोशिश करूं क्या कि ये ब्रेक डाउन हो जाए, तो उस टाइम पे ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि एक एलिमेंट जो है उसको फर्दर वो एक सब्सटेंस है और वो सिंपल केमिकल प्रोसेस से फर्दर टूट नहीं सकता, ब्रेक नहीं हो सकता. बट आफ्टर दैट अंटिल द एंड ऑफ द 19th century के एंड तक यही कॉन्सेप्ट था कि सिर्फ 9 ही एलिमेंट्स हैं और उनको केमिकल प्रोसेस से ब्रेक नहीं करवाया जा सकता. अंटिल द एंड ऑफ द 19th century के एंड पे 63 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड. 63 एलिमेंट, पहले सिर्फ 9 एलिमेंट थे, नाउ देयर आर 63 एलिमेंट्स जो कि डिस्कवर हो गए थे एट द एंड ऑफ द 19th century. इस टाइम पे हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर 118 एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर हो चुके हैं, जिनमें से 92 नेचुरल हैं. ठीक है, नेचुरली अकरिंग एलिमेंट का क्या मुराद है कि वो नेचुरली प्रेजेंट हैं, उनको सिंथेसाइज करवाने की जरूरत नहीं पड़ती. बट आउट ऑफ दीज 118 अदर देन 92, बाकी सब जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमने मैन मेड हैं, यानी इंसान ने खुद उनको लेबोरेटरी में सिंथेसाइज करवाया है. तो अभी हम स्टेबल या अनस्टेबल की बात नहीं कर रहे, अभी हम नेचुरली और सिंथेसाइज एलिमेंट की बात करें. तो इस टाइम जो हमारे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स मौजूद हैं, आउट ऑफ देम ओनली 92 जो है वो नेचुरली अकरिंग है. और अदर देन दीज 92 जितने भी 118 में से 92 माइनस करने के बाद हमारे पास बचते हैं, वो तमाम सिंथेसाइज्ड हैं, यानी वो सिंथेटिक हैं, वो हमने मैन मेड हैं, वो इंसान ने खुद लेबोरेटरी के अंदर उनको प्रिपेयर करवाया है. सो व्हाट इज द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एन एलिमेंट? एलिमेंट की पहले हम डेफिनेशन एलिमेंट की क्या कह रहे थे कि वो सब्सटेंस है जो कि केमिकल प्रोसेस से ब्रेक नहीं हो सकता. नाउ व्हाट इज द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एन एलिमेंट? सो द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एन एलिमेंट नाउ इज इट इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सम सेम टाइप ऑफ एटम्स. एक ऐसा सब्सटेंस जो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना है, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर थ्रू आउट द सब्सटेंस. हर एटम का सेम एटॉमिक नंबर है एंड इट कैन नॉट बी डीकम्पोज्ड इनटू द सिंपल सब्सटेंसेस. और इसे फर्दर सिंपल सब्सटेंस के अंदर तोड़ा, डीकम्पोज यानी तोड़ना, तो फर्दर और डीकम्पोज या ब्रेक नहीं करवाया जा सकता बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स, सिंपल केमिकल प्रोसेस के जरिए. ऑर्डिनरी केमिकल्स मीन मतलब सिंपल केमिकल रिएक्शंस या प्रोसेस के जरिए इसको फर्दर जो है वो ब्रेक नहीं किया जा सकता इनटू सिंपल सब्सटेंसेस. So what is the modern definition of an element? So the modern definition of an element is that it is a substance that is made up of the same type of the atoms. सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बने हैं, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, जिनके एटॉमिक नंबर बिल्कुल सेम है, एंड कैन नॉट बी डीकम्पोज्ड इनटू सिंपल सब्सटेंस. और ये सिंपल सब्सटेंस में फर्दर और टूट नहीं सकते बाय सिंपल केमिकल प्रोसेस. सिंपल केमिकल प्रोसेस से इन्हें ब्रेक नहीं करवाया जा सकता. So this is the definition of your
element, which is the modern definition. It means that इस जो definition है इससे हम ये जो है वो conclusion निकाल सकते हैं कि हर element is made up of the unique type of atom that have very specific property. हर जो element है जितने भी एलिमेंट हैं वो यूनिक टाइप ऑफ एटम से मिलके बने हैं और उनके बहुत स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं. एलिमेंट अकर इन नेचर इन टू फॉर्म्स. नाउ दिस इज द फॉर्म्स ऑफ एलिमेंट. किस किस फॉर्म में एलिमेंट प्रेजेंट हैं हमारे वर्ल्ड के अंदर. तो वो क्या है, एलिमेंट अकर इन नेचर इन टू फॉर्म्स. एक या तो है फ्री फॉर्म, हेडिंग नंबर 1 फ्री फॉर्म, हेडिंग नंबर 2 कंबाइंड फॉर्म. दो फॉर्म्स हैं जिनके अंदर एलिमेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं. इन दो फॉर्म के अलावा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता. नंबर 1 है फ्री फॉर्म. फ्री फ्रॉम फ्री फॉर्म है या फिर कंबाइंड फॉर्म है. कंबाइंड फॉर्म का मतलब है कि वो किसी चीज के साथ अटैच होके प्रेजेंट होगा, कोई और की फॉर्म में होगा. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास, मैं कहती हूँ कि एलिमेंट है सोडियम, तो वो कंबाइंड फॉर्म में सोडियम के साथ आयरन भी होगा, सोडियम के साथ गोल्ड का भी कोई एटम होगा, सोडियम के साथ कोई और एटम भी मौजूद होगा, और वो सारे कंबाइन करके जो है वो एक स्टोन की फॉर्म में होंगे. और अगर मैंने उनमें से अपना एक सोडियम को सिर्फ सेपरेट करना है तो फिर मुझे एक्सट्रैक्शन करनी पड़ेगी. लेकिन अगर वो फ्री फॉर्म में है तो वो आइडल जीरो स्टेट की फॉर्म में प्रेजेंट होगा. इसको फर्दर अभी एक्सप्लेन कर देते हैं हम. All the naturally occurring elements found in the world have different percentages in the earth crust, ocean, and atmosphere. Now, this is an important short question. This is an important MCQ question, and this is the important long question as well. जितने भी हमारे नेचुरली अकरिंग, मतलब अब हम 92 एलिमेंट्स की बात करें कि जो 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स जो हमारी दुनिया में पाए जाते हैं, उनमें से डिफरेंट परसेंटेजेस मौजूद हैं किस किस चीज़ के अंदर. हमारी ज़मीन के अंदर, अर्थ की क्रस्ट के अंदर, अर्थ की सरफेस के अंदर, ओशन के अंदर यानी समंदरों के अंदर, और एटमॉस्फेयर के अंदर यानी हमारी हवा के अंदर. अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, उसमें इंपॉर्टेंट ये टेबल है जिससे एमसीक्यू और शॉर्ट बहुत आसानी से बन सकते हैं. अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट है जिसकी परसेंट मौजूद है, वो है ऑक्सीजन. और ऑक्सीजन कितना मौजूद है, 47% ऑक्सीजन मौजूद है हमारी अर्थ क्रस्ट के अंदर. दूसरी क्या चीज है हमारे पास, दूसरी चीज है हमारे पास सिलिकॉन. सिलिकॉन हमारे अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है 28%. अल्मोनियम प्रेजेंट है 7.8%. तो अर्थ क्रस्ट में सबसे जो ज्यादा एलिमेंट मौजूद है वो मौजूद है हमारे पास ऑक्सीजन. ठीक है. उसके बाद है सिलिकॉन. एट द एंड वी हैव एल्यूमिनियम. इन ओशंस यानी समंदरों में, दरियाओं में सबसे ज्यादा क्या चीज है, ऑक्सीजन है विच इज 86%, हाइड्रोजन विच इज जस्ट 11%, एंड क्लोरीन विच इज 1.8%. उसके बाद जो एटमॉस्फेयर है यानी हमारी जो हवा है उसके अंदर सबसे ज्यादा प्रेजेंट है नाइट्रोजन विच इज 78%, देन है ऑक्सीजन 21% एंड ऑर्गन 0.9%. आर्गॉन सिर्फ 0.9% है. अब इन तीनों चीजों के अंदर वो कौन सा एलिमेंट है जो कॉमन है, दैट इज ऑक्सीजन. अर्थ में सबसे ज्यादा क्या है, ऑक्सीजन विच इज 47%. ओशंस में क्या है, ऑक्सीजन विच इज 86%. एटमॉस्फेयर में क्या है, ऑक्सीजन विच इज 21%. ठीक है. इसी तरह से अर्थ क्रस्ट में सिलिकॉन एल्यूमिनियम है. ओशंस में अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन क्लोरीन है. और जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर अदर देन ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड आर्गॉन है. ये परसेंटेजेस हमें अच्छे से याद होनी चाहिए क्योंकि इनसे एमसीक्यूज और शॉर्ट दोनों बन सकते हैं. Moving towards our next slide, which is on elements. Elements may be solid, liquid, and gases. Now, this is the classification of an element. Elements को classify किया हुआ है कि elements जो है वो तीन तरह से रह सकते हैं, या तो solid form में, या liquid में, या gas में. Majority of the elements exist as a solid. जो मेजॉरिटी है यानी तकरीबन 90 to 95% है वो सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. उसकी एग्जांपल नंबर 1 है सोडियम, नंबर 2 कॉपर, जिंक, गोल्ड. कोई भी लिख सकते हैं यहाँ पर, आयरन लिख सकते हैं, सिल्वर लिख सकते हैं. ठीक है. इसके अंदर कोई भी आ जाएगी, पोटाशियम आ जाएगा, सोडियम पोटाशियम है, लिथियम है, ब्रोमियम नहीं है, बोरॉन है. ये तमाम जितने भी मौजूद हैं ये सारे सॉलिड फॉर्म के अंदर मौजूद हैं. नंबर 2 स्टेट इज लिक्विड. सो देर आर वेरी फ्यू एलिमेंट विच अकर इन लिक्विड. से बहुत पीरियोडिक टेबल में सिर्फ तकरीबन 2 से 4 ऐसे एलिमेंट मौजूद हैं जो लिक्विड फॉर्म के अंदर हैं. और उसमें हमारे पास नंबर 1 एग्जांपल है मरकरी जिसका सिंबल है Hg. और ब्रोमीन, ब्रोमीन वाटर या ब्रोमीन Br. ये दो सिर्फ चीजें हमारे पास जो लिक्विड स्टेट के अंदर, ये दो एलिमेंट हैं जो सिर्फ लिक्विड स्टेट के अंदर मौजूद हैं.
फ्यू एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज गैसेस। अब बहुत कम ऐसे एलिमेंट हैं जो गैसेस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन। ठीक है, ये एग्जांपल है हमारे पास नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। On the basis of their properties, elements are divided into metal, non-metals and metalloids. अब हम क्लासिफाई किस तरह से करें एलिमेंट्स को? अब हम क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। तो एक क्लासिफिकेशन है मेटल्स, नंबर टू इज नॉन मेटल्स, नंबर थ्री इज मेटालॉइड। ऑलमोस्ट 80% ऑफ द एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट, कितने एलिमेंट मौजूद हैं? 118 एलिमेंट्स हमारे पास सिस्टम मौजूद है, और उनमें से तकरीबन जो 80% एलिमेंट्स हैं वो तमाम मेटल्स हैं। वो तमाम क्या हैं? मेटल्स हैं। जितने भी हमारे पास एलिमेंट मौजूद हैं उनके अंदर से 80% मेटल्स हैं। नाउ आई एम क्रिएटिंग अ पोल। So on your screen, there's a poll that oxygen in Earth crust is 22%. Is that yes or is that a no? You have to answer this in 30 seconds. I'm ending the poll in 10 seconds. Okay, moving further. तो हमने पहले वो जो पोल है उसके आंसर में ये है, बेसिकली जो ऑक्सीजन है वो हाईएस्ट अमाउंट में मौजूद है अर्थ क्रस्ट में, तो इट्स नॉट 22%। अब हम पढ़ने लगे हैं सिंबल के, जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास उनके हम सिंबल किस तरह से लिख सकते हैं। सो एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल। हर एलिमेंट का अपना एक सिंबल है, विच आर एब्रिविएशन फॉर द नेम ऑफ द एलिमेंट, जो कि एक्चुअली में एब्रिविएशन है। एक एलिमेंट के नेम का एब्रिविएशन हम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी सिंबल वर्ड बड़ा है तो हम उसको एस से रिप्रेजेंट कर दें तो हम उसे कंसिडर कर सकते हैं कि जहां जहां एस लिखा है इसका मतलब है सिंबल, तो दैट इज एब्रिविएशन। तो सिंबल इज टेकन फ्रॉम द नेम ऑफ दैट एलिमेंट इन इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक और जर्मन। जो सिंबल है वो इन चार लैंग्वेज से लिया जा सकता है। अगर कोई ऐसा वर्ड है जिसे इंग्लिश में हम सोडियम कह रहे हैं और वो स्टार्ट किससे हो रहा है? वो एस से स्टार्ट हो रहा है, पर एक्चुअल में जो हमारे पास सल्फर था उसने अपना सिंबल एस ले लिया था। तो अब हम एक ही सिंबल दो एलिमेंट्स को नहीं दे सकते थे। तो फिर सोडियम की बारी क्या हुआ? हमने उसका दूसरी लैंग्वेज में नेम देखा जो कि लैटिन लैंग्वेज में था नेट्रियम, NaTrium। तो हमने उससे Na उठा के सोडियम का सिंबल बना दिया। तो वी कैन राइट द सिंबल्स, एक्चुअली सिंबल सेलेक्ट हो चुके हैं।
तो सिंबल सेलेक्ट करते हुए सबसे पहले देखा गया कि किस किस का सिंबल कॉमन हो रहा है। फिर जिस जिस एलिमेंट का सिंबल कॉमन होता जा रहा है उसके हमने डिफरेंट लैंग्वेजेस में नेम देखे हैं और उसके अकॉर्डिंग उसको सिंबल दे दिया गया है। जैसे कि एग्जांपल मैंने अभी सोडियम और सल्फर की दी है, दोनों एस से स्टार्ट होते हैं, दोनों को एस का सिंबल दे दिया जा सकता था, लेकिन क्योंकि सल्फर के पास एस का सिंबल था तो जो सोडियम है उसका लैटिन नेम नेट्रियम है, उससे हमने Na का सिंबल किसको दे दिया, सोडियम को। Other than Latin language, we can see the names in the Greek language as well as in German languages. If it is one letter, it will be capital S. For example, अगर तो हमारे पास हाइड्रोजन है और वो सिर्फ वन लेटर है तो वो कैपिटल में आएगा विच इज H. फॉर एग्जाम्पल जैसे नाइट्रोजन है उसके लिए N, कार्बन है C. इन केस ऑफ द टू लेटर, अब अगर कोई ऐसा सिंबल है, अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जिसके सिंबल में टू वर्ड्स आ रहे हैं तो फर्स्ट वर्ड को हम कैपिटल कर देंगे और सेकंड वर्ड को हम स्मॉल कर देंगे। फॉर एग्जांपल कैल्शियम, कैल्शियम का सिंबल है C&A, सी को कैपिटल लिखेंगे और ए को हम स्मॉल लिखेंगे। जैसे सोडियम है Na, तो एन को हम हमेशा कैपिटल लिखते हैं और ए को हम स्मॉल लिखते हैं। फॉर एग्जांपल क्लोरीन है Cl, सी को हम कैपिटल लिखते हैं और एल को हम स्मॉल लिखते हैं। Now we are moving towards next slide, but before this, so there's a poll on your screens, and you have to answer this in 30 seconds. That the symbol of calcium is. I'm ending the poll in 30 seconds. Okay, so answer is Ca. Okay, now we are moving towards the next slide, which is valency. What is valency? So valency is actually the unique property of an element. हर एलिमेंट की एक यूनिक प्रॉपर्टी को वैलेंसी का नाम दे दिया जाता है। वैलेंसी की डेफिनेशन क्या है? इट इज अ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट्स। एक एलिमेंट का किसी और एलिमेंट के साथ कंबाइन करने की कैपेसिटी को वैलेंसी का नाम दे दिया जाता है। इट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। ये सिर्फ एक चीज पे डिपेंड करती है और वो चीज है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर वाले शेल में कितने मौजूद हैं, इस चीज के ऊपर हमारी वैलेंसी डिपेंड करती है। अब हम वैलेंसी पढ़ने लगे हैं इन सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड्स। जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं उनकी वैलेंसी, और फिर हम पढ़ेंगे आयनिक कंपाउंड्स की वैलेंसी। इन सिंपल कोवेलेंट कंपाउंड, वैलेंसी इज द नंबर ऑफ द हाइड्रोजन एटम व्हिच कंबाइन विद वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट ऑन द नंबर ऑफ द बॉन्ड फॉर्म बाय द वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। कंफ्यूजिंग लाइन है, बट कोवेलेंट कंपाउंड्स में, सिंपल कोवेलेंट कंपाउंड में वैलेंसी वो नंबर होता है एक एटम का जो कंबाइन करता है एक एटम के साथ
अब ये क्या बात है, हमारे पास एक एलिमेंट है जो किसी और कोई और एलिमेंट है जिसका एक एटम हमारे पास मौजूद है और दूसरी तरफ हमारे पास हाइड्रोजन मौजूद है। अब वो जो एटम है, जो दूसरा वाला हमारे पास एलिमेंट कोई भी मौजूद है, जैसे हम सोडियम ले सकते हैं, ठीक है। तो सोडियम का एटम जितने भी हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा वो उसकी वैलेंसी कहलाएगी, ठीक है। ये है सिंपल कोवलेंट कंपाउंड्स की वैलेंसी। इन सिंपल कोवलेंट कंपाउंड वैलेंसी इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। वैलेंसी क्या है, वो उतने नंबर हाइड्रोजन एटम के जो कंबाइन करें विद वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट, जो किसी भी एलिमेंट के साथ, कोई भी जो दूसरा एलिमेंट है जिसकी हमने वैलेंसी फाइंड करनी है, उस एलिमेंट के एटम के साथ वो जाके कंबाइन करे, वो क्या है, हमारे पास वैलेंसी है उस एलिमेंट की। फॉर एग्जाम्पल इन द फॉलोइंग कंपाउंड, जैसे HCl है हमारे पास, H2O है हमारे पास। सबसे पहले हम सिर्फ ये HCl जिसके इर्द गिर्द मैं बॉक्स बना रही हूँ इसको देखते हैं। इसके अंदर हमने क्लोरीन देखा। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में, याद रखें हमेशा कितने एलिमेंट्स होते हैं, हमेशा इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 एलिमेंट्स होते हैं और इसने 8 पूरे करने होते हैं। 7 एलिमेंट्स मौजूद होते हैं और इसने 8 पूरे करने होते हैं। तो ये कितनी बॉन्ड बनाएगा, ये हाइड्रोजन के साथ सिर्फ एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा और खुद क्या करेगा, 8 आउटर मोस्ट शेल में करके स्टेबल हो जाएगा। तो क्लोरीन की कितनी वैलेंसी हुई, 1। एक वैलेंसी हुई क्योंकि उसने सिर्फ एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया। अब अगर ये जिसके इर्द गिर्द मैं बॉक्स बना रही हूँ, दिस इज अ सिंबल ऑफ द वाटर, H2O, ये फॉर्मूला है पानी का। जो ऑक्सीजन है, ठीक है, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं, इसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, यानी इसको अब 2 की जरूरत है। और इधर इसने क्या किया है, 2 हाइड्रोजन के साथ इसने बॉन्डिंग की है, यानी इस कोवलेंट कंपाउंड में जो ऑक्सीजन की वैलेंसी है वो कितनी है, ऑक्सीजन की वैलेंसी है 2। नाउ इन द थर्ड एग्जाम्पल विच इज NH3, इसमें नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर मौजूद होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, यानी इसे टोटल 8 करने के लिए कितने की जरूरत है, 3 और की जरूरत है। तो अगर हम इधर देखें तो इसने 1, 2 और 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग की हुई है, यानी इसकी वैलेंसी कितनी है, इसकी वैलेंसी होगी 3। फोर्थ एग्जाम्पल देखें, CH4 की, ये जिसके भी मैं बॉक्स बना रही हूँ। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 होते हैं। तो यानी इसे 4 और बॉन्ड बनाने की जरूरत होती है ताकि टोटल 8 हो जाए। तो इसने 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग की है, यानी इसकी वैलेंसी है 4। वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एंड कार्बन इज 1, 2, 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। तो ये हमारे पास 3 एग्जांपल्स हैं, HCl की, H2O की, NH3 के एंड CH4 की, अंडर कोवलेंट कंपाउंड्स। Now I am creating a poll. The poll is on your screen, and the question is, the element is represented by the formula. क्या element को formula से हम represent कर सकते हैं, yes or no?
Okay, I'm ending the poll in 30 seconds. Okay, so answer is no. I have shared the answer with you. It's on your screens. हम एलिमेंट्स को सिर्फ एक सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एलिमेंट का कोई फॉर्मूला नहीं होता। फॉर्मूला हमेशा कंपाउंड, मिक्सचर इस तरह की चीज़ों का होता है। अब हम पढ़ रहे हैं वैलेंसी को। हमने कोवलेंट कंपाउंड की वैलेंसी पढ़ी है और कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर हमने 4 एग्जांपल्स की हैं। HCl, CH4, NH3। इस तरह से हमने एग्जांपल्स की हैं और उनको सॉल्व किया है कि किस तरह से हम वैलेंसी जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सिंपल आयनिक कंपाउंड की वैलेंसी। पहले हमने कोवलेंट की पढ़ी है, नाउ वी आर स्टडीइंग कि सिंपल कोवलेंट कंपाउंड की वैलेंसी क्या होती है। इन सिंपल कोवलेंट या सिंपल आयनिक कंपाउंड्स, वैलेंसी इज द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट बाय एन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ऑक्टेट क्या है? ऑक्टेट है आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करना इस ऑक्टेट। तो सिंपल आयनिक कंपाउंड्स के अंदर वैलेंसी क्या होती है? वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो गेन हो या लॉस हो बाय एन एटम। एक एटम खुद गेन करे या लॉस करे, क्यों? कि उसका आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट या कंप्लीट हो जाए या जीरो हो जाए। ठीक है, अब ये जीरो और ऑक्टेट कंप्लीट करने की क्या बात है? अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जिसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो 7 गेन करने के बजाय वो एक भी लूज कर देगा। एक लूज करेगा तो उसका आउटर मोस्ट शेल खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो शेल आएगा उसमें ऑटोमेटिकली 8 फुल होंगे। इसलिए जो एलिमेंट है वो लूज करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। इसको मैं जीरो करना कह रही थी। और दूसरी ऑप्शन क्या है कि कोई एक ऐसा एलिमेंट है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 6 7 या 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, तो वो सारे के सारे लूज करने के बजाय 3 2 और 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और अपना ऑक्टेट यानी 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट कर लेते हैं। सो एलिमेंट्स हैविंग लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल प्रेफर टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। वो एलिमेंट्स, अब ये वो बात हो रही है कि वो एलिमेंट जिनके लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में हो, वो क्या प्रेफर करते हैं कि वो 4 लूज करने के बाद अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके स्टेबल हो जाएं, अदर देन दिस के वो 4 और गेन करें। लेकिन वो एलिमेंट्स जिनके आउटर मोस्ट शेल में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, वो गेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एटम्स ऑफ सोडियम, magnesium and aluminium have 1 2 and 3 electron their valence shell। जो सोडियम है बच्चे, सोडियम Na, उसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 हैं और एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर मौजूद हैं 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये 4 से कम है, इसलिए ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। दे लूज इलेक्ट्रॉन टू हैव वैलेंसी ऑफ 1 2 and 3। और वो जितने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं या कोई भी एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, वो इसकी वैलेंसी होती है। तो सोडियम की वैलेंसी इधर हमारे पास 1 है, मैग्नीशियम की वैलेंसी हमारे पास 2 है और एल्युमिनियम की वैलेंसी हमारे पास 3 आई है। On the other hand, elements having 5 or more than 5 electrons in their valence shell gain electron to complete their octet। वो क्या करते हैं? वो इलेक्ट्रॉन सिंपली गेन करते हैं और अपना ऑक्टेट को यानी अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करते हैं। For example, nitrogen, oxygen, chlorine have 5 6 and 7 electron in the valence shell respectively। जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन है उनके आउटर मोस्ट शेल में 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। दे गेन 3 2 and 1 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। तो वो क्या करते हैं? वो 3 2 और 1 इलेक्ट्रॉन जो जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे Cl है, Cl के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उससे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है। वो एक इलेक्ट्रॉन लेता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर
कर लेता है। इसी तरह से जो ऑक्सीजन है उसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लेता है और अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट कर लेता है। इसी तरह से नाइट्रोजन के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। हेंस दे शो द वैलेंसी ऑफ 3 to 1 रिस्पेक्टिवली, और वो 3 to 1 वैलेंसी रिस्पेक्टिवली शो करते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वेरिएबल वैलेंसी। एक ऐसा एलिमेंट जो मोर देन 1 वैलेंसी शो कर सके उसे हम वेरिएबल वैलेंसी का नाम देते हैं। बट बिफोर दिस आई एम जनरेटिंग अ पोल। Poll is on your screens. And the question is that nitrogen yani N is nitrogen has 8 electrons on outermost shell. उसके outermost shell में 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं. Answer is yes or no. You have to take. I'm ending the poll in 30 seconds. And the answer is no. जो नाइट्रोजन है N हमने अभी पढ़ा है उसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, इसलिए वो 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है और उसकी जो वैलेंसी है वो 3 कंसिडर होती है। Okay, now we are moving towards the variable valency. So some elements show more than one valency. कुछ ऐसे elements हैं जो एक valency की जगह more than one valency show करते हैं और उसको हम कहते हैं कि उनकी variable valency है, यानी मुख्तलिफ valencies हैं। For example, in ferrous sulfate, अब हम बात किसकी कर रहे हैं, हम आयरन की बात कर रहे हैं। फेरस सल्फेट के अंदर जो वैलेंसी है आयरन की वो है 2, ठीक है, 2 वैलेंसी है आयरन की इन फेरिक सल्फेट। अब ये क्या बने हमारे पास कंपाउंड बने हुए हैं। जब आयरन सल्फेट के साथ मिला हुआ होता है तो वो सिर्फ 2 वैलेंसी 2 वैलेंसी शो करता है। जब वो सल्फेट फेरिक के साथ अटैच होता है तो वो कितनी वैलेंसी शो कर रहा होता है, आयरन शो कर रहा होता है 3 वैलेंसी। यानी जब कोई चीज FeSO4 की फॉर्म में होगी तो आयरन सिर्फ 2 वैलेंसी शो करेगा, लेकिन जब जो फेरिक सल्फेट FeSO की फॉर्म में होगा तो वो 3 वैलेंसी शो करेगा। तो जनरली द लैटिन और द ग्रीक नेम फॉर द एलिमेंट इज फेरम, ठीक है। लैटिन और ग्रीक नेम जो हमारे पास आयरन के लिए वो है फेरम एंड इज मॉडिफाइड टू एंड इन फेरस। तो हमने जो फेरम है उसको फेरस कर दिया है जब उसकी लोअर वैलेंसी है, यानी जब उसकी सिर्फ 2 वैलेंसी है तो हमने उसको क्या कर दिया, हमने उसको फेरस कर दिया है। और जब उसकी वैलेंसी क्या है, जब उसकी वैलेंसी हायर है यानी 3 वैलेंसी है तो हमने उसको क्या कर दिया, फेरिक कर दिया है, ठीक है। और यही रीजन है क्योंकि इसका ग्रीक नेम एफ फेरम है तो इसका सिंबल क्या है, Fe सिंबल है इसका, ठीक है। तो जब ये हायर वैलेंसी में होता है तो ये फेरिक कहलाता है और जब ये लोअर वैलेंसी में होता है तो ये फेरस OUS पे एंड होता है। नाउ लास्ट डेफिनेशन इज रेडिकल, के रेडिकल क्या है। सो रेडिकल वो ग्रुप ऑफ एटम है दैट हैव सम चार्ज, ग्रुप ऑफ एटम दैट हैव सम चार्ज। फॉर एग्जांपल HCO3 नेगेटिव,
ये जो कंपाउंड आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ये क्या है? ये ग्रुप ऑफ एटम है। एटम कौन कौन से ग्रुप की फॉर्म में? एक हाइड्रोजन, एक कार्बन, एक ऑक्सीजन है। और ओवरऑल इस पूरे के ऊपर, ये सिर्फ ना ऑक्सीजन के ना कार्बन के हाइड्रोजन के, ये कलेक्टिवली इस पूरे कंपाउंड की क्या वैलेंसी है? नेगेटिव वैलेंसी है, -1 वैलेंसी है। ठीक है, तो रेडिकल क्या होता है? रेडिकल वो ग्रुप ऑफ एटम होते हैं जिनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज मौजूद होते हैं। फॉर एग्जाम्पल CO3 टू नेगेटिव, ये पूरे कार्बन और ऑक्सीजन के कलेक्टिवली चार्ज मौजूद है 2 नेगेटिव, ये सिर्फ ऑक्सीजन का नहीं है। तो ऐसे ग्रुप ऑफ एटम जिनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज मौजूद हो, उसको हम क्या कह देते हैं? उसको हम कह देते हैं रेडिकल। वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं हमारे पास रेडिकल। Okay, now I am generating a poll. ग्रुप ऑफ एटम पे चार्ज इज कॉल्ड एलिमेंट वैलेंसी। जो ग्रुप ऑफ एटम है उसका अगर उसके ऊपर कोई चार्ज है तो उसको हम क्या कह देते हैं? एलिमेंट वैलेंसी। इज दैट अ ट्रू स्टेटमेंट और false statement? Is that a yes or is that a no? A group of atom with a charge is called element's valency. I'm ending the poll in 30 seconds. I'm ending the poll now, and the answer is no. A group of atom with some charge is called radical, not a valency. Okay, so now I'm sharing the screen with you people for the clarification of the concept. Yes, the most important difference lies in the fact that hydrogen is capable of reacting with several other elements, while helium never really does. Helium is a quiet, unreactive element that does not participate in reactions. But have you ever wondered why? What makes helium and many other elements also like neon, argon not participate in chemical reactions? And another question we would have is what makes other elements react spontaneously with each other? The answer is valency. Yes, one of the most important factors for reaction is the concept of valency. But before that, let's have a look at an important concept called the electronic configuration. Now, what could this be? As the name suggests, electronic refers to electrons, and the term configuration literally means arrangement or layout. That means the electronic configuration of an atom is the arrangement of its electrons in the shells. As simple as that. There are two facts that we need to recall. First, the innermost shell, or the first shell rather, has a maximum of 2 electrons that can be accommodated in it.
Secondly, from the second shell onwards, whichever is the outermost shell, it can accommodate a maximum of 8 electrons. In simpler words, outermost orbital can contain 8 electrons at max. This state is called as the octet state. The term originates from the Greek word octa, which means 8. The octet state is considered to be a stable state. Let's understand this in a simple way. You love chocolates. Now, if there is a bag of chocolates kept open before you, how many will you try to grab at once? Needless to say, you will try and take as many chocolates as your hand can accommodate. That means the maximum number of chocolates is what anybody will wish for. Now, what have chocolates got to do with electronic configuration and valency? Let's understand the relation. As a part of human tendency, we will try and grab the maximum number of chocolates using our hands. Similarly, the atoms would want to have maximum number of electrons their shells can accommodate. That means if it's just one shell like in the case of hydrogen or helium, then the atoms would want to have 2 electrons in it. That will be the outermost shell of the atom. This will help them achieve a stable state. Similarly, for all the other atoms having more than one shell, it's obvious that they will wish to have 8 electrons in their outermost shell. And why is this so? That's correct. It's because the outermost orbital of any atom can accommodate a maximum of 8 electrons in it. That is the reason why all the atoms of various elements are in a constant struggle of attaining 8 electrons in their last shell. That is, achieving the octet state. However, it's not possible for all to have 8 electrons in the outermost shell. Imagine the case of oxygen. It has a total of 8 electrons. So can we just have one orbital around the nucleus containing all the 8 electrons? Absolutely not. In fact, according to the rule, we have to fill 2 electrons in the first and the remaining 6 electrons in the second shell, because the capacity of the first shell is to accommodate a maximum of 2 electrons. So can we say that the electronic configuration of oxygen is 2, 6? That's right. But now this indicates that oxygen does not have 8 electrons in the outermost shell. So how will it achieve its stable state? What can be done to have 8 electrons in the outermost orbital? Yes, oxygen can borrow or share electrons with atoms of other elements, right? Absolutely. This is how chemical reactions happen. Wait a second. Are we saying that chemical reactions occur because atoms of various elements give or take or share electrons between them? That's correct. And is this how compounds are formed? Absolutely. The giving or accepting or even sharing of electrons between the atoms of elements give rise to formation of chemical bonds. This ultimately gives us a compound. Now you tell me, how will the atoms decide how many electrons are to be given or accepted? How will they understand that electrons need to be shared with the other partner? Who decides all this? Well, the answer to all these questions is the concept of valency. Let's understand this important concept in detail in Okay. So this was a video for your clarification of the concept of the valency. हमने वैलेंसी का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो आज क्लियर किया है, हमने रेडिकल का कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, अलोंग विद दिस हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है एलिमेंट का, एलिमेंट के साथ हम उसको कैसे लिख सकते हैं, उसके सिंबल्स क्या हैं, इन सारे पॉइंट्स को हमने आज क्लैरिफाई किया है. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एनीवन ऑफ यू कैन आस्क मी. बच्चे मैंने राइटिंग कंट्रोल आप लोगों को दे दिए. If you want to ask any question related to valency, variable valency, radical element, symbols, covalent compound valency, and ionic compound valency, you can ask me.
Okay, so just revising the concepts. मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट क्या चीज है, मॉडर्न डेफिनेशन क्या है इसकी। तो ये एक सब्सटेंस है जो मिलके बना होता है एटम और हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, यानी सेम एटम से मिलके एक पूरा का पूरा एलिमेंट हमारे पास मौजूद होगा, जिसको हम जो है वो डीकम्पोज नहीं कर सकते किसी भी सिंपल केमिकल मीन्स। केमिकल मीन का क्या मतलब है, केमिकल प्रोसेस के जरिए, किसी भी केमिकल प्रोसेस से फर्दर एलिमेंट को ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता। एलिमेंट जो है वो दो फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं, एक फ्री फॉर्म होती है, एक कंबाइंड फॉर्म होती है। जब हम कंबाइंड फॉर्म की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो मिलके किसी चीज के साथ मिलके एक स्टेट के अंदर रह रही है। फर्दर हमने कहा कि जो हर एलिमेंट है वो अर्थ क्रस्ट, ओशन और एटमॉस्फेयर में डिफरेंट रेशियो के साथ मौजूद है। जैसे कि अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेशियो ऑक्सीजन की है, ओशन में हाईएस्ट रेशियो ऑक्सीजन की विच इज 86%, एंड एटमॉस्फेयर में हाईएस्ट रेशियो नाइट्रोजन की है विच इज 78%। उसके बाद हमने पढ़ा एलिमेंट्स सॉलिड लिक्विड गैस हो सकते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट सॉलिड स्टेट में होते हैं, सिर्फ फ्यू ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जो कि लिक्विड स्टेट के अंदर मौजूद हैं, जैसे कि मरकरी और ब्रोमीन है, और जो गैसेज हैं उनमें ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन की एग्जांपल्स हमने मेंशन की थी। ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज हमने एलिमेंट को क्लासिफाई किया था इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। और एंड पे जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हमारे पास बनता है वो ये है कि अबाउट 80% ऑफ द एलिमेंट्स और मेटल पूरे पीरियोडिक टेबल में, यानी आउट ऑफ 118 एलिमेंट्स, जो 80% एलिमेंट्स हैं वो किस फॉर्म में मौजूद हैं, वो मेटल्स की फॉर्म में मौजूद हैं। फिर हमने सिंबल पढ़ा कि हर एलिमेंट का एक स्पेसिफिक सिंबल होता है जो कि इंग्लिश, लैटिन और ग्रीक, जर्मन लैंग्वेज के बेसिस पे हम उसका सिंबल जो है वो डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन का हाइड्रोजन एच डिसाइड हुआ है, नाइट्रोजन का एन, कार्बन सी। ऐसे एलिमेंट जिनके सिंबल के अंदर दो लेटर्स मौजूद होते हैं तो फर्स्ट लेटर को हम कैपिटल और सेकंड को हम स्मॉल लिख देते हैं। आगे हमने वैलेंसी का कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। वैलेंसी जो है वो कंबाइनिंग कैपेसिटी है एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ। इसके लिए मैंने आपको एक वीडियो दिखाई है। अलोंग विद दिस हमने क्लियर किया है कॉन्सेप्ट ऑफ द कोवलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड्स की वैलेंसी का, जिसमें हमने HCl, H2O और NH3 की जो एग्जांपल्स है उनको किया है। नेक्स्ट वी हैव सिंपल आयनिक कंपाउंड की वैलेंसी, जिसमें हमने कहा है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स वो लूज या गेन करे वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। इसमें हमने एग्जांपल्स की थी सोडियम की, मैग्नीशियम की एंड एल्युमिनियम की। In the last we clarify the concept of the variable valency। कुछ ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जो वेरिएबल मोर देन वन वैलेंसी शो करते हैं, जैसे कि आयरन है, जब वो फेरस सल्फेट यानी हायर वैलेंसी की फॉर्म में होता है तो हम उसे फेरस की फॉर्म में लिखते हैं, जब वो लोअर वैलेंसी की फॉर्म में होता है तो हम उसे फेरिक सल्फेट की फॉर्म में जो है वो लिखते हैं। इन द लास्ट हम लोगों ने रेडिकल की जो है वो डेफिनेशन को क्लियर किया है कि एक ऐसा ग्रुप ऑफ एटम जिसके ऊपर कोई चार्ज हो तो उसको हम रेडिकल कहते हैं। और इसके एग्जांपल में मैंने CO, जस्ट अ सेकेंड, ये एग्जांपल आपको शो की थी। ये जो CO के ऊपर पूरा 2 नेगेटिव का चार्ज है वो जो है वो इस रेडिकल का चार्ज है, और वो कंबाइंड कार्बन और ऑक्सीजन का कलेक्टिव चार्ज है, इसलिए ये रेडिकल कहलाता है। बच्चे मैंने आप लोगों को ऑडियो कंट्रोल भी दे दिया। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी बाय योर माइक्स एज वेल। We have just last few minutes. So if you have any question, just ask me. No? Okay. So we are ending this session here. We will clarify the few topics tomorrow, inshallah, in next lecture. Allah Hafiz and thank you.